हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ में, जिसके आप अंदर 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमने कल के वीडियो में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो कल के वीडियो में जाकर वो 25 क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। मतलब आपको बताना है कि जो जीन पियाजे थे वो किस लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। हम सीटेट से पढ़ते आ रहे हैं, बीएड में भी आपने पढ़ा होगा, डीएलएड भी पढ़ा होगा कि आपके पियाजे साहब जो हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए चॉम्स्की जाने जाते हैं। सामाजिक विकास के लिए बंडूरा जाने जाते हैं। लेकिन जीन पियाजे आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, जो कि अपने सिद्धांत में इन्होंने 4 स्टेज बताए थे। पहला आपका सेंसरी, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट और चौथा फॉर्मल, जो कि 4 स्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये कुछ फैक्ट्स थे जीन पियाजे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको बताना है कि डैश बुद्धि परीक्षण में विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि, विशेष, एकाधिक, या ऑप्शन डी है सामान्य। तो याद रखिएगा, जितने भी सामान्य बुद्धि परीक्षण होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक योग्यताएं शामिल होते हैं, जैसे कि आप हुए, हम हुए, ये सब हमारे जो बुद्धि है वो जनरल काउंट किया जाता है, मतलब सामान्य बुद्धि है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रॉइड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी क्या है। पहला ऑप्शन है एक प्रबल सुपर ईगो है, एक अनियंत्रित आईडी है, ऑप्शन सी है अनंत सिद्धांत का प्रभुत्व है, या ऑप्शन डी है मानसिक प्रक्रियाओं का भी संतुलन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने पहले के वीडियो में जितने भी मैंने एनसीईआरटी क्लास 11 12 का है उस पर मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने करा चुका हूँ। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और उसमें मैंने वीडियो में फ्रॉइड के जो ईगो और सुपर ईगो है, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया हुआ है एनसीईआरटी सीरीज में। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैलेंस अमोंग मेंटल प्रोसेस, जिसे हिंदी में मानसिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि आत्मसम्मान बहुत अधिक है तो व्यक्ति कैसा हो सकता है। उबाऊ, अप्रावी, सुस्त, या ऑप्शन डी है अहंकारी। बोरिंग होगा। जो ऐसे इंसान, बहुत सारे आपने इंसान देखा होगा जिसकी आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने उसे कुछ बोल दिया तो बोलते हैं कि उसके आत्मसम्मान पे ठेस पहुँच गया, चाहे वो कितना भी गलत काम करके बैठा हो, लेकिन उसको अपने आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा चिंता होता है। तो ऐसे इंसान को एरोगेंट कहते हैं, मतलब अहंकारी कहते हैं। अगर ये जो एरोगेंट वर्ड है या अहंकारी जो वर्ड है, अगर ये किसी इंसान के अंदर हो जाता तो मानो उसका नष्ट होना स्टार्ट हो चुका है। किसी भी इंसान के अंदर एरोगेंट, अहंकारी जो है अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। हर किसी को हेल्प करना चाहिए। आपके आत्मसम्मान हर किसी का इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करते हो, अगर उसका आत्मसम्मान रखते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। एरोगेंट, अहंकारी वर्ड ही आपका नेगेटिव वर्ड है, जो कि आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, एरोगेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यवहारवादी बाहरी वातावरण के प्रति वैसे ही जैसे मानवतावादी।
व्यवहारवादी आपके कौन थे? तो व्यवहारवादी आपके वाटसन साहब थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे, ये सब आपके व्यवहारवादी के जनक माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि व्यवहारवादी जो बाहरी का जो वातावरण होता है, सेम आपके ह्यूमनिस्टिक होते हैं। आपको बताना है कि तनाव, व्यक्तिगत विकास, मानव जाति या ऑप्शन डी आंतरिक संघर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पर्सनल ग्रोथ, हिंदी में व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, बार-बार आपसे बोलना पड़ता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब वीडियो आप 200 लोग देखता है तो मुश्किल से वीडियो पर लाइक 20 से 30 लोग ही वीडियो को लाइक करते हैं। मुझे जब समझ नहीं आता, जब आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, लाइक करने में तो बिल्कुल पैसा लगता नहीं है किसी का भी। लाइक करते हो तो मुझे एनर्जी मिलती है आप लोग को डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए। तो बस इसीलिए आप वीडियो लाइक कर दीजिए जिससे मुझे एनर्जी मिले आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस व्यक्ति को डैश कठिनाई होती है उसे वाचाघात से पीड़ित के रूप में वर्णित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका चलना, सूंघना, ऑप्शन सी है संचार करना या ऑप्शन डी खाना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा एक रोग होता है वाच घाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं एफेजिया, ठीक है। यहाँ पर वाच घाट जो लिखा है इसको लेकर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन इसको कहा जाता है एफेजिया, जो एक डिसेबिलिटी है जो कि आपको कम्युनिकेशन किसी से बात करने में कठिनाई होती है। अगर आप खुलकर किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हो सामने वाले के साथ, अगर आपको बोलने में डर लगता है या फिर आपको शर्म आती है या फिर आप ओवर मतलब कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, तो मतलब कम्युनिकेशन को लेकर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो उसको कहा जाता है एफेजिया, जिसको हिंदी में वाचा-घात के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफेजिया आपका राइट आंसर होगा, कम्युनिकेट करना जिसकी वजह से एफेजिया होती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्पिल्ट ब्रेन ऑपरेशन के लिए डैश को अलग किया जाना चाहिए। एक स्पिल्ट ब्रेन होता है, अगर उसको अलग करने के लिए कौन-सा ऑपरेशन करना चाहिए आपको ये बताना है। पोन्स, सेरिबैलम, कॉर्पस कैलोसम या ऑप्शन डी है सेरेब्रम कैक्टस। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्पस कैलोसम। ये होता क्या है? तो जो आपका मस्तिष्क होता है उसमें 2 गोलार्ध तंत्रिका होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो आपका मस्तिष्क है वो 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। मतलब उसमें 2 पार्ट होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो मछली का सर देखा होगा वैसे ही आपका सर होता है। उसमें 2 पार्टीशन होते हैं सर के अंदर, सेम आपके भी अंदर 2 तंत्रिका के तंतुओं से एक मोटे बंडल से जुड़े होते हैं, जिन्हें कॉर्पस कॉलोसोम कहा जाता है, जो कि सुनिश्चित करता है कि मस्तिष्क के दोनों हिस्से के एक दूसरे में कम्युनिकेशन या उसमें संचार किया जा सके, मतलब कोई संदेश उसे भेजा जा सके, जो कि इसमें 4 भाग होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कॉपर्स कैल्शियम के 4 भाग होते हैं कौन-कौन से? तो पहला आपका है रोस्ट्रम, दूसरा आपका है जेनू, तीसरा है आपका बॉडी और चौथा होता है आपका एस्पेलिनियम, ठीक है? एस्पेलिनियम। ये आपके 4 कॉपर्स कैल्शियम के आपके भाग होते हैं, जो कि आपके दोनों पार्ट्स के जो 2 गोलार्ध होते हैं, उसको कम्युनिकेशन या संचार भेजने का कार्य किया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनेक योजक औषधियाँ आनंद केंद्रों को उत्तेजित करती हैं। पहला ऑप्शन है मेंडुला, सेरिबेलम, फ्रंटल कॉर्टेक्स या ऑप्शन डी है लिम्बिक सिस्टम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिम्बक सिस्टम। लिम्बक प्रणाली होता क्या है? लिम्बक सिस्टम बोलो या लिम्बक प्रणाली। लिम्बक प्रणाली हमारे व्यवहार और भावनाओं को प्रतिक्रियाओं को शामिल मस्तिष्क का एक हिस्सा माना जाता है, खासकर जब उन व्यवहारों की बारी आती है जिनकी हम जीवित रहने के लिए आवश्यकता होते हैं, जैसे कि भोजन, प्रजनन,
हमारे बच्चों का देखभाल, लड़ाई या उड़ान, ये सब कुछ आपके शामिल होता है लिम्बिक प्रणाली के। इसके मुख्य 3 कार्य होते हैं, कौन-कौन से? तो पहला आपका स्मृति, दूसरा आपका भावना और तीसरा आपका तनाव प्रतिक्रिया, ठीक है? ये 3 आपके मुख्य कार्य हैं लिम्बक प्रणाली के, जो कि आपके संरचनाएँ सीखने और प्रेरणा में भी शामिल होती हैं, क्योंकि लिम्बिका प्रणाली दोनों प्रक्रियाओं में शामिल उपकोर्टिकल संरचनाओं से मजबूती से जुड़ी होती हैं। तो इसमें 2 फैक्ट्स याद रखिएगा कि ये 3 कार्य करता है, एक स्मृति, भावना और तनाव, और आपके भोजन, हमारे बच्चों का देखभाल, लड़ाई, ये सब कुछ जीवित रखने के लिए आवश्यकता मानी जाती है लिम्बक प्रणाली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोटर कॉर्टेक्स का एक बड़ा हिस्सा किसके लिए है? मुंह के लिए, हाथ और उंगलियां के लिए, पैर और पैर के उंगलियां के लिए, या ऑप्शन डी है पैर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंड्स और फिंगर्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स अधिक किस में है? मतलब आपको बताना है कि बॉडी जो रिसेप्टर होते हैं सोमाटो, ठीक है? सोमाटो सेंसरी, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? मुँह में होता है, पैर में होता है, कंधा में होता है, या आपके पैर में होता है? 2 जगह ऑप्शन बी और डी दोनों सेम है, तो कोई भी एक आप ऑप्शन को ले सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी वे क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, तो आप आंसर नहीं बता पाओगे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शरीर की ग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्रित की गई जानकारी क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है संज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में कॉग्निशन के नाम से जानते हैं, धारणा, प्रिसेप्शन, अनुकूलन, एडेप्टेशन, या ऑप्शन डी है संवेदना, सेंसेशन। तो आपको बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप पिक करते हो बाहर की दुनिया से, सेल के टेम्परेचर को, उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो उसको कहा जाता है सेंसेशन। जो भी आपका हाथ हुआ, त्वचा हुआ, उस पे अगर टेम्परेचर पड़ती है, जब धूप या गर्मी या ठंडा, तो उससे आप कैसे मतलब फ़ील होता है, तो आपके जो संवेदना होते हैं, जो आपका सेंस आपका है, जैसे आपका हाथ हो गया, स्किन हो गया, उसमें जब पलने लगता है, जब गर्म होता है, तो आपको फ़ील होता है कि बाहर की दुनिया में टेम्परेचर कितना है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, लेंस का क्या कार्य है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप क्लास 6 से साइंस पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि लेंस का मेन फंक्शन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक छवि को रेटिना पर फोकस करना लेंस का मुख्य कार्य माना जाता है। फोकस एन इमेज ऑन द रेटिना। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जागरूकता के सामान्य स्तर से नीचे संसाधित सूचना क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अनुकूली, असामान्य, मनोभौतिक, या ऑप्शन डी है अचेतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अचेतन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कई संवेदी प्रणालियों के तंत्रिका सर्किट क्या होता है? इन 4 ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस पैटर्न, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। विशिष्ट उत्तेजना पैटर्न पर प्रतिक्रिया करना आपके संवेदी प्रणाली के तंत्रिका एक सर्किट माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा कि आपने आँख के कोने से बाहर देखना जो अक्सर खेल गतिविधियों और ड्राइविंग में महत्वपूर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सुरंग दृष्टि कहते हैं, या ऑप्शन बी है परिधीय दृष्टि, या ऑप्शन सी है दृश्य विस्मय, या ऑप्शन डी है सुविधा का पता लगाना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है नहीं है, इसलिए मैं शायद मेरी आवाज़ भी काफ़ी धीरा आ रहा हो।
तो थोड़ा-सा वॉल्यूम को अपना तेज़ कर लीजिएगा क्योंकि मेरा आवाज़ उतना प्रॉपर आज नहीं आ पाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। आपको बताना है कि अपने विकासशील 100 सत्य सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है क्लाउड स्टील, बिलीवन सवान, जॉन थीवर्ट या ऑप्शन डी है नॉर्मन ट्रिपलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम स्वान 100 सत्यापन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा कि स्वान ने 100 सत्यापन सिद्धांत तैयार किया था जो कि दूसरे लोगों को द्वारा जाने और समझ जाने की इच्छा पर केंद्रित है। एक बार जब लोग अपने बारे में दृढ़ विश्वास विकसित कर लेते हैं तो ये सिद्धांत बताता है कि ये पसंद करने लगे कि दूसरे उन्हें उसी तरह देखे जैसे खुद को वो देखते हैं, भले ही उनके आत्मविचार नकारात्मक हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। आपको बताना है कि सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहले प्रकाशित अध्ययन और सामाजिक सुविधा पर उनके काम का व्यापक रूप का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है क्लॉस्टिल, विलियम सवान, जॉन टीवर्ट या ऑप्शन डी है नॉर्मल टेपलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्मल ट्रिपलेट। याद रखिएगा नॉर्मल ट्रिपलेट 1861 से लेकर 1931 तक इंडियाना विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में उन्होंने वो लिखा था कि अब सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला प्रकाशित अध्ययन माना जाता है। उनका प्रयोग सामाजिक सुविधा प्रभाव पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है? सामाजिक सुविधा की अवधारणा पहली बार उन्होंने 1898 के करीब माना जाता है, जिन्होंने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक नॉर्मन टिपरेट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो बाइक रेसेस के प्रदर्शन को अध्ययन कर रहे थे, जैसे जो बाइक स्पीड होता है, उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करते थे। और उसमें साइकिल जो चालक थे, उसके दोनों के बीच में डिफरेंट पता करते थे। उनका एक प्रयोग था, जिसे हम नॉर्मल टिपरेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने नाम पर ही अपना एक सिद्धांत दिया था, नॉर्मल टिपलेट। ठीक है? तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नैतिक मनोविज्ञान के लिए कौन जाना जाता है? तो लॉरेंस कोहलरबर्ग नैतिक मनोविज्ञान के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 3 स्टेज बताए थे और 3 आपका सब स्टेज बताए थे। टोटल आपका 6 आपका स्टेज हो जाता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। आपको बताना है कि उस हंगेरियन का नाम बताइए जो मनोविश्लेषण में केंद्रीय विशेषज्ञ है। पहला ऑप्शन है मार्गरेट महलर, जेम्स जिमारच, थियोडोर मिलन या ऑप्शन डी है एमलोड मिलडेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मरगट मल्हर का सिद्धांत मनोचिकित्सक मरगट मल्हर के दिमाग की उपज है। उनका काम बच्चों के प्रतिकरण व्यक्ति प्रक्रिया पर केंद्रित था, जहां पर वो माँ के साथ सहजीवी संबंध अधिक स्वतंत्र स्थिति अपनी जीती थी। इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है? 10 मई 1897 करीब इनका जन्म हुआ था। ये अमेरिकी के एक वैज्ञानिक माने जाते हैं, मनोचिकित्सक और मनोविशेषज्ञ। इसे बस इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मार्गरेट मॉलर, जेम्स जी मार्च, थियोडोर मिलन या ऑप्शन डी है एमोल्ड मिडेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको रट्टा मार के याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 46 है। व्यक्तित्व विकारों में अपने कामों के लिए कौन जाना चाहता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। थियोडोर मिलन अपने व्यक्तित्व विकार के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। सामाजिक अनुभूति और सूचना प्रसंस्करण के लिए कौन जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट एस वायर आपके सामाजिक अनुभूति और सूचना प्रसंस्करण के लिए जाने जाते हैं। और फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने लाइक कर दिया है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।
क्वेश्चन नंबर 48 है, मात्र एक्सपोज़र प्रभाव का अध्ययन करने वाले पहले एकेडमिक व्यक्तित्व के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट जोजनो को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जैसे-जैसे हम निचले जानवरों से ऊँचे जानवरों की ओर बढ़ते हैं, मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा किसके लिए समर्पित होता है? आपको ये बताना है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो आपका शरीर होता है, वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम का। जो आपका मस्तिष्क है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो सेरिब्रम होता है, इसे याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है या किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा सेरिब्रम को, जो कि कई प्रकार की ज़िम्मेदारी को सँभालता है। अपनी खोपड़ी के समान शीर्ष पर इसका लैटिन शब्द मस्तिष्क से लिया गया इसका वर्ड है। दैनिक जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं, विचारों से लेकर जितने भी आप काम करते हो, उसमें आपका मस्तिष्क काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि आपको पता है। और उसमें जो संदेश देने का काम करता है, वो आपके सेरेब्रम करता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि ब्रेन स्टेम में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैंने जस्ट बताया था। जो आपका ब्रेन स्टेम होता है, उसमें मुख्य रूप से मेंडुला और सेरिब्लम शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो में टोटल हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे। ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सवाल करंट में 2023 से 24 में बहुत सारे पेपर साइकोलॉजी में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे ही टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, सिर्फ 300 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।